नीलम मैम आप अनम्यूट कर दीजिए, मैं म्यूट कर दी हूँ सबको। थैंक यू रश्मिता जी, थैंक यू। बस मुझे को होस्ट और बना दीजिएगा। ओके ओके मैम। तो थैंक यू सो मच। नाम मेरा नीलम कटारिया, वेस्टीज में लेवल जो है वो क्राउन डायरेक्टर का है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर 4.5 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत करी थी और पहले ही दिन से हम दोनों कपल में काम कर रहे हैं। तो अभी बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा कि मैं स्टोरी यानी जो भी मेरी सक्सेस स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मेरा जो जन्म है वो यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ और गाजियाबाद में मेरा जन्म हुआ था। अगर कुछ लोग गाजियाबाद यहाँ बैठे हैं तो जरूर जानते होंगे। गाजियाबाद में मेरा जन्म हुआ था 73 में, 1973 में। और मेरे फादर जो है वो बैंक में थे। मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ थी। तो और मैं 6 भाई बहन, 3 भाई और 3 बहनें, हमारा पूरा परिवार था 8 लोगों का। और मेरी दादी जी भी थी, यानी 9 लोग हमारा था। और एक छोटे से कमरे से हमने शुरुआत करी थी, यानी 9 लोग एक कमरे में रहते थे। रश्मिता जी मेरे को पवन कटारिया वाली आईडी को भी को होस्ट बना दीजिएगा, जो हैंड रेज किया हुआ है, हैंड रेज। ओके मैम, कर रहे हैं अभी। हाँ जी, थैंक यू। तो 9 लोगों ने हमने एक कमरे से शुरुआत करी। मेरे फादर उस टाइम पे। नीलम मैम एक मिनट, मैं आपको डिस्टर्बेंस इसलिए किया कि आपने पोस्ट बन गए, तो मुझे अगर होस्ट बना दोगे तो मैं सर को पोस्ट बना दूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है स्नेहा जी, ठीक है स्नेहा जी। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो भी गाजियाबाद में ही हुई थी। नर्सरी टू 8th तो है जो है हमारा वो स्कूल था। तो ऐसे हमारा परिवार चल रहा था, ऐसी मेरी स्कूलिंग चल रही थी। 8th के बाद वहां पर हमारा जो और लोअर मिडिल क्लास से हम लोग बिलोंग करते थे। मेरे फादर जो बैंक में क्लर्क थे उस समय पे। जब वो रिटायर हुए तो एज ए ब्रांच मैनेजर रिटायर हुए थे, लेकिन क्लर्क की जॉब से उन्होंने शुरुआत करी थी। तो इसी तरीके से स्कूलिंग चल रही थी। 8th के बाद हमारे गाजियाबाद में क्या था, वहां पे कॉलेज कहा जाता था 9th से ही। तो 9th टू 12th मेरे कॉलेज किया और साइंस साइड से मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मेरा और मेरे फादर का दोनों का सपना था कि मेरे को डॉक्टर बनना था। डॉक्टर बनना था, इसीलिए मैंने साइंस साइड ली थी। तो जब साइंस साइड ली, पढ़ाई चल रही थी। तो जब आई 12th के बाद मुझे फॉर्म भरने की बारी, यानी डॉक्टर की मुझे जब आगे प्रैक्टिस करनी थी, फॉर्म भरना था, वो सब काम करना था। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि इस तरीके से कि मतलब मुझे अपनी पढ़ाई को वहां पे छोड़ना पड़ा 12th के बाद से। तो यानी मुझे 12th के बाद से ही जॉब करनी पड़ गई। स्नेहा जी अब आप मुझे पवन कटारिया वाली आईडी को और नीलम पवन कटारिया वाली आईडी को, दोनों को को-होस्ट बना देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यस मैम, यस कर रही हूँ। हाँ थैंक यू जी। तो इसी तरीके से फिर मैंने 9 टू 12 कॉलेज किया और उसके बाद 12th के बाद मैंने जॉब स्टार्ट करी। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट करी, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी मेरे 800 रुपए की सैलरी से। अगर मैं उस समय की बात करूं, 800 रुपए की सैलरी से मैंने शुरुआत करी। तो मैंने 2 साल वहां पर एक ही जगह पे काम किया। तो और उसके साथ साथ क्योंकि मेरे को ऐसा था, पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी जॉब के साथ साथ। और उसके आगे फिर जॉब करी और साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी। तो जब मुझे 2 साल एक कंपनी में हो गए थे वहां पर जॉब करते हुए, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो बॉस थे, उनके कोई जानकार, उनके कोई रिलेटिव थे, उन्होंने वो उनको ऑफिस में लेके आए और उन्होंने मुझे बोला कि नीलम मैम आप ना इनको अपना जो काम आप करते हो वो आप इनको सिखा दो। तो मेरे को तो क्योंकि मेरी बहुत छोटी उम्र थी, करीब 19-20 साल की उस समय पे मैं थी। तो मुझे कुछ इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि मैं सिखाऊंगी तो आगे क्या होगा। तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ उनको काम सिखाना शुरू कर दिया। तो 3 महीने मैंने उनको काम सिखाना, पूरा काम सिखाया मैंने उनको। लेकिन जब उनको मैंने काम सिखा दिया, 3 महीने हो गए, तो मेरे बॉस ने एक दिन मुझे बोला कि नीलम जी कल से आप मत आना, आपकी जगह पे ये जो है यहाँ पर काम करेंगे। अब मैं इतनी शॉक्ड हुई कि ऐसा कैसे कि मैंने जिसको इतनी शिद्दत से काम सिखाया और आज उसकी वजह से मुझे वहां से जॉब से अपने हाथ धोने पड़े। तो इसी तरीके से फिर चला, फिर मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट करी। मेरे जो कुलीग थे वहां पर वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने ही एक वहीं के मेरे को जॉब लगवा दी दूसरी जगह पर। तो नेक्स्ट डे से ही मैंने वहां पर दूसरी जगह पे जॉब पे जाना शुरू किया। तो उस समय पे फिर जॉब चल रही थी, जॉब के साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने करी वहां पर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से
MA सोशियोलॉजी से मैंने वहां पर करी, पढ़ाई करी। उसके बाद जब कहते हैं लड़की 22-23 साल की हो जाती है तो उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स को शादी की चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो जब पेरेंट्स को शादी की चिंता होनी शुरू हो गई, मैं MA फाइनल ईयर में थी और अभी मेरे एग्जाम हुए नहीं थे फाइनल ईयर के, तो लड़का देखना शुरुआत कर दी। तो उस समय पे क्या था, मेरी 2 बड़ी सिस्टर और है, तो जिनके हस्बैंड जो है दोनों बिजनेसमैन है। तो उस समय मेरे फादर क्योंकि जॉब में थे, बैंकर थे, तो उनको लगता था कि इसकी शादी हम जॉब वाले से करेंगे क्योंकि बिजनेसमैन वालों के पास तो टाइम ही नहीं होता। तो ऐसे ही जब लड़का देखना शुरू किया तो पवन जी मिले। पवन जी उस समय बैंक में जॉब करते थे, आपने सबने सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जॉब करते थे। तो मेरे फादर बैंकर थे तो उनको बैंकर ही पसंद आया। तो इसी तरीके से हमारी 1996 में मैरिज हो गई। तो आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं जब हमने यहाँ पर 1996 में जब मेरी मैरिज हुई तो हमारी जो है अच्छी खासी चल रही थी। मैंने भी जॉब पे उसके बाद से जाना शुरू कर दिया। मैंने भी जॉब की तो 1997 में मेरा बेटा हो गया। तो जब बेटा हुआ तो मुझे यहाँ वहां से फिर जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि थी तो जॉइंट फैमिली, लेकिन बच्चे को तो क्योंकि सब लोग चाहते थे कि बच्चे को खुद ही देखा जाए। मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि बच्चे को खुद ही देखो तो अच्छा है। वैसे तो मदर इन लॉ भी थी क्योंकि मेरी जेठानी का बेटा भी मेरे बेटे के बराबर ही है। तो 2 छोटे बच्चे घर में हो गए थे तो फिर मुझे वहां पे जॉब छोड़नी पड़ी। तो इसी तरीके से मैं फिर एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन के रह गई। उसके बाद 2000 में मेरी एक और बेटी हो गई। यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये हमारी पुरानी फोटोग्राफ है पवन जी और मेरी, लगभग 25 साल पहले की, और 3 छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। तो 2000 में मेरी सेकंड बेटी हुई। तो 2001 में हमारी जो लाइफ में आया नेटवर्क मार्केटिंग आया। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग आया तो उस समय जो है हस्बैंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ही काम करते थे। तो काम करना शुरू किया पार्ट टाइम में हमने यहाँ पे शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम काम करते रहे पूरा दिन। मेरे हस्बैंड आते थे 7 बजे ऑफिस से आते थे, मैं उस समय रेडी रहती थी और हमने फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग को देना शुरू किया। तो उसी बीच में मेरे हस्बैंड ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में BRS स्कीम आई थी, तो उन्होंने वो रिजाइन करा और फुल टाइम हमने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर सोच रहे थे कि कुछ कुछ साथ में ऐसा किया जाए कि वहां से BRS स्कीम से हमें कुछ पैसा मिला था कि चलो कुछ नेटवर्क देखते हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस देखते हैं या कुछ और जॉब देखते हैं। तो 6 महीने 7 महीने मेरे हस्बैंड खाली रहे और मतलब नेटवर्क मार्केटिंग भी थोड़ा बहुत उस समय करते थे। फिर मेरे फादर इन लोग क्योंकि रेलवे में जॉब करते थे, उन्होंने कहीं से अप्रोच लगाई और मेरे हस्बैंड को रेलवे में जॉब दिलवाई। तो जॉब दिलवाई तो उसके बाद हमने फिर पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, करते रहे। तो वहां से हमने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं नेटवर्किंग में सीखा बहुत कुछ जाता है, लेकिन जो कह के हमें लाया गया था कि यहाँ पर आपके सभी सपने पूरे होंगे, तो वो सपने पूरे नहीं हो पाए। हमने इस करीब 7 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया, 7 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया और उसमें जो मैक्सिमम हमारा जो हाईएस्ट पे आउट रहा था वहाँ 25,000 का रहा था और 3 फॉरेन ट्रिप भी लिए थे, एक गाड़ी भी हमने वहां से अचीव की थी। तो जब हमारा वहां से 25,000 का चेक आना शुरू हो गया, 20 से 25,000 का, तो हमें लगा कि चलो नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम किया जाए। जो अन्य कंपनी थी जिसमें आप सभी लोग कुछ लोग जानते होंगे, सिद्धार्थ सिंह एंड चंचल सिंह जी, लोकेश जी, सतपाल जी, बहुत सारे, दीपक पत्रावाल मैम, सभी उस कंपनी में थे। तो उस कंपनी में फिर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो कंपनी, उसके बाद हमने वहां पे 2008 में हमने वो कंपनी को रिजाइन किया। 2003 में पहले तो जॉब को रिजाइन किया कि हमें चलो फुल टाइम करना है, लेकिन पार्ट टाइम में जो है ना हम ज्यादा अच्छा कर पा रहे थे बजाय फुल टाइम के। कहते हैं ना फुल टाइम जब कर रहा होता है तो इंसान कहता है चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने वहां पर करना शुरू किया। जब हमने करना शुरू किया तो गवर्नमेंट जॉब को भी रिजाइन कर दिया, लेकिन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है ना उस कंपनी में नीचे आना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ बहुत सारी मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो 2007 में बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो 2008 में उन्होंने हमें अपने घर पर बुलाया। तो जब वहां पर सारी बातचीत हुई तो उन्होंने हमें वेस्टीज के बारे में बताया। 2008 में 3 फरवरी 2008 में हमने अन्य कंपनी को रिजाइन किया। उसके बाद जब हमें वेस्टीज के बारे में पता चला तो हमने कहा चलो इसको भी किया जाए। मतलब कहते हैं ना कि तो हमने वहां पर बहुत स्ट्रगल तो किया लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर पाए थे। तो हमने कहा चलो शायद यहाँ से सपने पूरे हो जाएं। लेकिन जब हमने वेस्टीज को किया और उसका प्लान देखा तो प्लान हमें उस समय कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था।
ज्यादा समझ में नहीं आया था, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एलओपी वगैरह जो होती है, तो उस समय पे आज से अगर हम 12 साल पहले की बात करें, 2008 से 12-13 साल पहले, तो हमें समझ नहीं आता हमारे जो घर का खर्चा उस टाइम पे था, लगभग 25 से 30 हजार का हमारे घर का खर्चा था। तो और कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं। तो हमें लगता था कि वेस्टीज में कहाँ से हमारे आएंगे 20-25 हजार, 30 हजार रुपए कैसे आएंगे, क्योंकि उस समय सिर्फ 10 प्रोडक्ट थे जब हमने ज्वाइन किया था। 10 या 15 प्रोडक्ट थे जब ज्वाइन किया था, तो हमें लगता था ये प्रोडक्ट तो सप्लीमेंट्स है, पता नहीं कोई लेगा नहीं लेगा, खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि हमें विश्वास उस समय नहीं था। हमने फिर इसको किया, 3 से 4 महीने हमने वेस्टीज किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया। तो हमने छोड़ तो दिया, लेकिन आज आप देखें हमने तो छोड़ दिया था, लेकिन सिद्धार्थ सर और चंचल मैम ने नहीं छोड़ा था, तो आज वो 1 करोड़ की इनकम पे है। हमने उसको छोड़ दिया और हम अपने दूसरे काम में लग गए। फिर बहुत सारे काम चेंज किए मेरे। मैं प्योर हाउस वाइफ बन गई, क्योंकि उस समय तक मेरी तीसरी बेटी भी हो चुकी थी, यानी 1 बेटा और 2 बेटी हो चुके थे। मैं फुल टाइम हाउस वाइफ बन गई। मेरे हस्बैंड ने इंश्योरेंस का काम शुरू किया, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी में गए, उसके बाद ज्वेलरी में गए। तो बहुत सारे काम बार बार चेंज करते रहे। तो बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस आ चुके थे, क्योंकि खर्चा पहले से तैयार होता था कि इस महीने का खर्चा इतना है, लेकिन कोई ऑप्शन हमारे पास और था नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग हाथ जोड़ चुके थे कि अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, ना तो गोला बनेंगे और ना गोला बनाएंगे, क्योंकि इसमें दिखाया जाता है ना, एक आप, फिर आप आपने एक को ज्वाइन कराया, फिर दूसरे को कराया। तो इस तरीके से हमें लगा था ना तो गोला बनेंगे और ना गोला बनाएंगे। तो हाथ जोड़ चुके थे कि अब कोई भी कंपनी आ जाए हम नहीं करेंगे। तो उसी दौरान जब हमारा काम चल रहा था, तो बहुत सारे जब काम करते करते हम थक गए, तो वहां पर प्रॉपर्टी में पैसा बहुत आ रहा था, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी जो है वो बहुत बूम पे थी, अच्छा पैसा आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे आपको पता होगा 2012-13 से प्रॉपर्टी जो है वो डाउन होनी शुरू हो गई थी। तो जब हम सोच रहे थे कुछ और किया जाए साथ में, फिर जब ज्वेलरी का काम किया, तो ज्वेलरी का काम जब शुरू करना था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा चल यार हम दोनों मिलकर ज्वेलरी का काम करते हैं। तो ज्वेलरी का जब काम हमने करने लगे, तो हमारे हाथ में कोई भी पैसा नहीं था कि पैसा लगाए तो क्या लगाए। तो मेरी जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब हमने उसको बेच के, और जो भी पैसा मिला वो ज्वेलरी की शॉप में लगाया। लेकिन कहते हैं ना, जब टाइम ठीक नहीं होता ना, तो हमारी जो ज्वेलरी की शॉप थी, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहां पर शॉप थी, मार्केट में होती तो बहुत बहुत अच्छा चल सकती थी, लेकिन कॉलोनी में थी, तो एक शॉप से 2 घरों का खर्चा नहीं निकल रहा था। तो हमने फिर वहां से उस जॉब से भी हमने क्विट किया। तो उसी दौरान 2015 में हमें एक सज्जन मिले, जिन्होंने हमें बाइनरी कंपनी के में बताया, कंपनी के बारे में बताया, 2 टांगों वाली जिसे सब कह सकते हैं। 2 टांगों वाली कंपनी के बारे में जब बताया गया, तो हमने कहा चलो हो सकता है शायद यहाँ से सपने पूरे हो सके। लेकिन वो भी हमने 11 महीने किया, नो डाउट कमाया हमने वहां पर भी, लेकिन वो समझ आ चुका था बाइनरी में ज्यादा फ्यूचर नहीं है। तो उसी दौरान सतपाल अधाना जी को, लोकेश सर को पता चल गया कि अब ये नेटवर्क मार्केटिंग में दोबारा आ गए हैं। तो उन्होंने फिर हमारे से बातचीत करना शुरू किया। सतपाल सर ने घर आना जाना शुरू किया। अगस्त 2016 की बात है, जुलाई 2016। तो वो आते रहे, लेकिन हमें कभी भी फोर्स नहीं किया काम करने के लिए। आते थे, चाय पानी खाना पीना होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी फोर्स नहीं किया इस चीज के लिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। कहते हैं ना, फोर्स करके कभी भी किसी से काम नहीं कराया जा सकता जब तक वो अपने मन से ना आए। तो हमने भी इसी तरीके से बस उनसे बातचीत करते रहे। फिर एक रोज अगस्त में जब वो आए, तो उन्होंने हमारे सामने एमओएम का कैटलॉग रखा, कॉस्मेटिक्स का। तो कहते हैं ना, लेडीज का तो इंटरेस्ट सीधा वहीं पर जाता है। तो जब उन्होंने मेरे आगे कैटलॉग रखा, पवन जी और मैं बैठे थे हम दोनों, तो कैटलॉग रखा, तो फिर हमें लगा कि, फिर मैंने सर से पूछना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि अभी मई में ही हमारी जो कॉस्मेटिक लॉन्च हुई है, क्योंकि पुरानी कंपनी में कॉस्मेटिक के ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि वहां पर तो मेन कॉस्मेटिक्स थी और भी बहुत सारी चीजें थी, सभी मतलब घर का सारा सामान था, तो लेडीज से सारा रिलेटेड था। तो जब यहाँ पे आया, तो हमने खुद ही सर से पूछा कि सर इसमें क्या है। फिर उस दिन हमने अगस्त में दोबारा से हमने वेस्टीज के पूरे सिस्टम को जाना, पूरे प्लान को जाना। तो उस दिन हमें लगा कि हाँ, और उन्होंने अपने चेक्स भी दिखाए। उस समय सतपाल अधाना सर 2016 में 2,80,000 के आसपास उनका चेक था। तो हमें लगा, जब पुरानी कंपनी में इतना कम कमा रहे थे और आज यहाँ पर इतना कमा रहे हैं। सिद्धार्थ सर का, चंचल सिंह जी का चेक दिखाया उन्होंने, जो पुरानी कंपनी में लगभग लाख 1.25 लाख रुपए कमा रहे थे, आज वेस्टीज में उस समय पर वो 42 लाख कमा रहे थे जब हमने ज्वाइन किया था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, फिर भी थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ। शुरू तो कर दिया, लेकिन विश्वास ज्यादा नहीं हुआ। फिर 30 अगस्त 2016 को
हम गए सिद्धार्थ सर के घर गए, मैं और पवन जी हम दोनों वहां पर गए, तो हमने उनसे बातचीत करी। तो एक बात उन्होंने बोली कि जो चीज होती जहाँ है मिलती भी वही है। तो हमें ये लाइन समझ में आई, क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में सारा कुछ खोया था, जो भी हमारा बैंक बैलेंस था या जो भी सब कुछ था, तो मिलेगी भी बात। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हमारी रिंग खो जाए, डायमंड रिंग, मान लो कोई घर में हम ढूंढ रहे हैं बाहर गार्डन में या कहीं भी, तो कभी भी नहीं मिलेगी। तो अगर जहाँ खोई है वहीं मिलेगी। इसी तरीके से हमारा मान सम्मान, हमारा बैंक बैलेंस सब नेटवर्क मार्केटिंग में खोया था, तो मिलेगा भी यही। तो ये बहुत अच्छी लाइन हमें लगी। तो 2016 में, अगस्त में ही 2016 में हमने बेसिस सिस्टम को किया, शुरू में पार्ट टाइम किया। हमारा रीजन क्या था, उसके बाद हम फुल टाइम आए। तो हमारा रीजन क्या था, जीरो इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि हमें पता था यहाँ हमें पैसा नहीं लगाना, और पैसा लगाने को हमारे पास बिल्कुल था भी नहीं। पैसा नहीं लगाना इसलिए हमारा सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि पैसा लगाने को था नहीं, इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस कर नहीं सकते थे। और पवन जी और मैं अगर दोनों मिलके भी जॉब करते, तो आज शायद 50-60 हजार से ज्यादा ना कमा पाते, क्योंकि पवन जी बीकॉम है, ग्रेजुएशन की हुई है, और मैंने सिंपल सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो इसीलिए हमें लगा कि ये तो हमारे काम का बिजनेस है। और दूसरा, गाइडेंस एंड सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें दिखा, कि पूरा सपोर्ट मिलता है, अपलाइन का, मैनेजमेंट का, सब सपोर्ट मिलता है, जिससे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। और प्लान फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें सिक्योरिटी जो यहाँ पर दिखाई जाती है, सिक्योर इनकम यहाँ पर दिखाई गई, और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हमें दिखा। तो ये रीजन था हमारा वेस्टीज ज्वाइन करने का। जो चैलेंजेस हमारे आए इस कैरियर में, इस वेस्टीज के कैरियर में या अभी तक के कैरियर में, तो आप देख रहे हैं, हमें बताया गया था कि आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो इंश्योरेंस का है, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, चाहे वो किसी और कंपनी का है, जो भी आपका वहां पे एक्सपीरियंस है, उसको जीरो करके आना। क्योंकि कहा जाता है ना, जब गिलास भरा हो तो उसमें जब पानी डालेंगे तो वो बाहर ही गिरेगा। तो जब अगर हमारी दिमाग में बहुत सारी चीजें, या हम ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, तो हमें जो भी अगर हमें नॉलेज दी जाएगी ना, वो हमारे से बाहर निकल जाएगी। इसलिए गिलास को खाली करके आना, यानी दिमाग को खाली करके आना। तो हमने जीरो से स्टार्ट किया। फिक्स एक्सपेंसेस हमारे पहले से ही थे, यानी जब हमने वेस्टीज 2008 में शुरू किया था, तो हमारे घर का खर्चा 25 से 30 हजार था, तो हमें लगता था यहाँ से पूरा नहीं होगा। लेकिन 2016 में जब हमने वेस्टीज को किया, तो हमारे घर का खर्चा उस समय लगभग 1 लाख रुपए हो चुका था। तो अब हमें लगता था कि अब अगर आ सकता है ना, वो यहीं पे ही आ सकता है, क्योंकि हम पुराने लोगों को जानते थे, जो दूसरी कंपनी में कुछ हजारों रुपए कमा रहे थे और यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमें लगा नहीं, यही प्लेटफॉर्म है जिससे हम यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग तक पहुंच सकते हैं। नो ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट हमारे ऊपर लोगों का खत्म हो चुका था, क्योंकि जितने भी हमारे जानकार लोग थे, कुछ को हम पुरानी कंपनी में लगा चुके थे, कुछ को इंश्योरेंस बेच चुके थे, कुछ को प्रॉपर्टी बेच चुके थे, कुछ को ज्वेलरी में मतलब कर चुके थे, यानी, और कुछ को जो बचे कुचे थे वो बाइनरी सिस्टम में लगा चुके थे। तो अभी हमारे पर लोगों का जो है ट्रस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि ये तो बार बार काम चेंज करते हैं। तो ट्रस्ट खत्म होने की वजह से हमारे पास लोग नहीं थे, पुराने लोग। तो और कैश हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता था। अगर हमें कहीं जाना है या कहीं जाके बाहर दिल्ली से बाहर हमें बिजनेस बिल्ड करना है, तो हमें बहुत सोचना पड़ता था, क्योंकि हाथ में बिल्कुल भी कैश नहीं होता था। अगर कोई सेमिनार भी आ जाए तो भी हमें सोचना पड़ता था। लोगों को एक टिकट लेनी पड़ती थी 200 रुपए की, और हमें 2 टिकट लेनी पड़ती थी 200, तो 200 की यानी 400 रुपए की 2 टिकट लेनी पड़ती थी। तो हमने शुरू किया, और अदर सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास कोई भी नहीं था। वेस्टीज में आ गए तो वेस्टीज का ही सिर्फ हमें सहारा था, और हमारे पास कोई भी अदर सोर्स नहीं था। कीप ऑन लर्निंग और फोकस ऑन एजुकेशन, हमें बताया गया था कि लर्निंग पे फोकस रखना है, और एजुकेशन करना है, फोकस करना है एजुकेशन पर, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। तो यही बताया गया था हमें कि लर्निंग में से अगर एल हटा दो तो अर्निंग ही अर्निंग हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें बताया गया था। और क्विट का रास्ता, नेवर क्विट, यानी क्विट का रास्ता हम बंद कर चुके थे, कि अब ये दरवाजा बंद ही रहेगा। अब हम मतलब बंद कर दिया था बाहर जाने का रास्ता हमने। और नो विकल्प ओनली संकल्प, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था और अदर विकल्प कोई नहीं था, इसलिए संकल्प लिया कि अब जो भी करना वो यही करना है, यानी जीना मरना वेस्टीज के साथ है। ये संकल्प लेके हम लोग वेस्टीज में आए थे, हम दोनों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्टीज में आने के बाद हमें क्या लगा, मतलब क्या क्या हमारा यहाँ देख रहे हैं, ये पवन जी मेरी पहले की फोटोग्राफ है ना, और यहाँ देख रहे हैं, और ये अब की फोटोग्राफ है। तो वेस्टीज ने इतना ज्यादा हमारे अंदर चेंज किया, यानी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। कहा जाता है ना, नेटवर्किंग जो है वो पर्सनैलिटी का खेल है, यानी पर्सनैलिटी अगर आपकी चेंज हो गई ना, तो सब कुछ धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी हमारी चेंज हुई। और वैसे पर्सनैलिटी चेंज की कहते हैं ना, पर्सनैलिटी के हमें बहुत कोर्सेज करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट
हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हुआ, यानी चेंज हुई। और टेंशन नहीं है आपके बच्चों के कैरियर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे होंगे। सुदर्शन मोहंती जी का देखा होगा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वही की वही इनकम उससे ज्यादा उनकी फैमिली को, और आने वाले टाइम में उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए बच्चों के लिए कैरियर के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं कुछ टाइम काम करके अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, एक अच्छी इनकम पे पहुंचते हैं, वही के आईडी और इनकम आपके बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा था हमें। फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली, यानी फैमिली को एक लेडी अगर चाहे तो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ मिलके पूरी अपने हस्बैंड को और फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सिस्टम को किया, बेटर बाउंडिंग हो जाती है फैमिली में। जैसे अगर देखें ना, हस्बैंड वाइफ एक और एक 11 हो जाते हैं, अगर कहा जाए वैसे एक और एक 2 होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखा जाए, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्नेहा जी और अशोक जी मिलके कर रहे हैं, यानी एक और एक 11 हो जाते हैं और बाउंडिंग बहुत अच्छी जाती है। इससे पहले जैसे मैं हाउसवाइफ थी, मेरे हस्बैंड कोई और बिजनेस करते थे, तो वो जब हम घर में आते थे, मैं अगर उनको घर की बात बताऊं तो वो शायद इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप अपने में भी फील करके देख सकते हैं। और अगर हस्बैंड बाहर से आ रहे हैं, कोई अपने काम की बात बता रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो घर में इंटरेस्ट होता था। लेकिन यहाँ पर बाउंडिंग अच्छी होती है, क्योंकि आपका मोटो एक ही होता है, मकसद एक ही होता है, टॉपिक भी एक ही होता है, सक्सेस। सिर्फ सक्सेस का यहाँ पे हमारे पास टॉपिक होता है किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें कामयाबी चाहिए। तो फैमिली की जो बाउंडिंग बहुत अच्छी जाती है। वही चीज फिर बच्चे भी जब सुनते हैं तो बहुत अच्छी बाउंडिंग हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी की बात करूं, वैसे तो मेल फीमेल सबको आइडेंटिटी बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर हम बात करें एक लेडी की, अभी क्योंकि मैं लेडी हूँ, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठी हैं, और लेडीज की अगर मैं बात करूं सेल्फ आइडेंटिटी की, अब हम लोग इतने सालों से अपने घर का खाना बना रहे हैं, घर की देख रेख कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि हमें कितने, अब खाना रोज अच्छा बना लो, तीनों टाइम का अच्छा बना लो, तो कभी भी कोई कहते हैं ना, कोई भी तारीफ या मान सम्मान सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी दिन एक दिन खाने में नमक तेज पड़ जाएगा ना, तो आप सबको होता है कितना अच्छा मान सम्मान मिलता है फिर, है ना। तो यहाँ पर छोटे छोटे काम करके आपको मान सम्मान दिया जाता है, स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, और आप कुछ लेवल अचीव करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, स्टेडियम में आपका नाम बुला के आपको स्टेज पे बुलाया जाता है। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी और नेम और फेम अगर मिल जाए तो बात ही क्या है। वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है ये। एंजॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम सारे फेस्टिवल, सारे तीज त्योहार यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं। जब हम ऑफलाइन करते थे, अभी तो ऑनलाइन है, लेकिन अब ऑफलाइन जब शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम में, जब सब ठीक हो जाएगा, तो आप देखना यहाँ पर हर चीज हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि आप ये जो प्लान है ये है क्या, क्योंकि जिस लिए मैंने काम शुरू किया था, हम पवन जी मैंने शुरू किया था, वो जरूर बताना चाहूंगी। रिच बनने का एक बहुत अच्छा रास्ता है पार्ट टाइम में काम करने का, विस्टीज। और अगर हम देखें वर्क फ्रॉम होम है, कैसे वर्क फ्रॉम होम है, अभी तक आज से 1.5 साल पहले तक हम सबको कहते थे वर्क फ्रॉम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ही लगता था यार जाना तो पड़ता है ना, टाइम तो निकालना पड़ता है ना। लेकिन आप यहाँ देखिए, कोविड ने, लॉकडाउन ने सबको सिखा दिया कि ये वास्तव में वर्क फ्रॉम होम है। आप घर पे बैठ के घर को देखते हुए, या कोई भी अगर कोई और काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर में 1 से 2 घंटे बैठ के हम इस काम को कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, सबके पास स्मार्टफोन है, इसलिए उसको स्मार्ट कहा जाता है। सबके पास स्मार्टफोन है, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे हम लोग टाइम पास करते हैं। 2-2, 3-3 घंटे अगर आप लेके बैठ जाए ना व्हाट्सएप, फेसबुक, पता ही नहीं चलता कहाँ गए हैं। लेकिन वही 1 से 2 घंटे अगर आप उसी स्मार्टफोन से खुद स्मार्ट बन के काम करते हैं, विस्टीज में काम करते हैं, आप देखना आप जल्दी से जल्दी 2 से 5 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हैं। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे हमने बताया एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। अगर यहाँ पे मैं लेडीज की बात करूं, होता क्या है, जब हस्बैंड का बर्थडे आता है, बच्चों का बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, हम लोग करते हैं क्या है, हस्बैंड से ही पैसे लेके उनको एक गिफ्ट दे देते हैं। तो क्या होता है, कहते हैं कि मेरी जेब से पैसे निकाल के मुझे गिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर हम वेस्टीज में काम करते हैं, तो यहाँ पे हम अगर हमारी छोटी छोटी इनकम भी आती है, उस छोटी छोटी इनकम से, स्टार्टिंग में इनकम छोटी ही होती है, तो जब हम उस छोटी छोटी इनकम से हस्बैंड को या बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो लगता है ना कि ये हमारी अपनी कमाई है। इसके बाद में बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फैमिली, जैसे मैंने पहले बताया, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लेडी हैं तो अपने हस्बैंड को आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हस्बैंड काम कर रहे हैं तो अपनी वाइफ को और अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। अर्ली रिटायरमेंट प्लान है, आपने 3 से 5 साल यहाँ पे काम किया, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं।
अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो 30 से 40 साल काम करते हैं तब रिटायरमेंट मिलती है। यहाँ पर 3 से 5 साल काम करके आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग मतलब हेल्प करना लोगों की, लेडीज को तो बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, लेकिन कई बार क्या होता है पास में पैसे ना होने की वजह से हम लोग हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को नीड है पैसों की या किसी भी चीज की, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। और दूसरी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को रोजगार देते हैं। जैसे आप सभी को पता है, अगर आपकी वजह से किसी की हेल्थ अच्छी होती है तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। और आपकी वजह से किसी का आज 10,000, 20,000, 50,000 रुपए अगर उसके अकाउंट में आ रहा है तो ये भी आप एक बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं किसी की, यानी किसी का रोजगार दे रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो मैंने आपको फोटो के जरिए दिखाई दिया था कि किस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। रिकॉग्निशन यहाँ पे होता है, छोटी छोटी आप अचीवमेंट करते हैं, फास्टेस्ट परसेंट करते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, सिल्वर बनते हैं, स्टार बनते हैं, हर लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें, जब हमने इस चीज को शुरू किया था अगस्त 2016 में, 4 महीने में हम बने थे, डायरेक्टर बने थे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने थे, तो लगभग हमारी इनकम पहुंची थी 6,000 रुपए महीना। फिर 7 महीने में हम सिल्वर डायरेक्टर बने थे, इनकम पहुंची थी हमारी 17,000 रुपए महीना। फिर हमने हमारी अगली 2000 मार्च 2018 में हम स्टार डायरेक्टर बने थे और कार फंड हमें मिलना शुरू हुआ था। और उसके बाद इनकम जो हमारी तब तक हो गई थी करीब 33 से 34,000 रुपए पर मंथ। फिर हम जब क्राउन बने अक्टूबर 2018 में हम लोग क्राउन बने थे, और पहली कार जब हमने ली थी वो ली थी जनवरी 2019 में। तब तक हमारी इनकम 1 लाख रुपए हो चुकी थी और हाउस फंड भी आना शुरू हो गया था। इसके बाद अगर देखें, कहते हैं ना अपनी खुशी तो होती है, जब अपनी अचीवमेंट होती है बहुत खुशी होती है, लेकिन ज्यादा खुशी कब होती है, जब हमारी टीम में अचीवमेंट होती है या हमारी टीम में लोगों के पैसा आ रहा होता है, हमारी टीम में लोग गाड़ियां लेते हैं, तो ज्यादा खुशी होती है। तो अपनी गाड़ी लेने पे तो खुशी हुई अपनी। और हमारी गाड़ी जब आई थी ना, कहते हैं ना कार लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब पहले भी हमारे पास कार थी, तो जब पहली कार हम लेने गए थे वेस्टीज से पहले, तो हम कितने लोग गए थे, हम 2 हम और 3 हमारे बच्चे, यानी 5 लोग हम कार लेने गए थे। कार लेके आए, घर आ गए। लेकिन वेस्टीज में जब हमने कार फंड से हमें कार मिली, तो अब हेड ऑफिस में 200 से 250 लोग हमारा वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। मतलब ये वो फीलिंग तो एक्सप्रेस भी नहीं की जाती, यानी वो शब्दों में बयान की नहीं जा सकती कि 200 से 250 लोग आप अपने हाथ में फूल माला लेके खड़े हो और मैनेजमेंट साथ में हो। जैसे अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि दीपक सर से चाबी लेने का मौका मिला, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट बात है। तो 2 लोग हमारी टीम में कार ले चुके हैं। बेटा हमारा जो बिल्कुल नेटवर्किंग के खिलाफ था, वेस्टीज में हमारे साथ काम कर रहा है, सिल्वर डायरेक्टर है। अवार्ड सबमिशन आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हमें क्राउन का लेवल, जब हमने क्राउन अचीव किया था, जब हमने क्राउन अचीव किया था तो हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारा नाम लेके हमें स्टेज पर बुलाया गया था और वहां पर हमें जो है वो सम्मानित किया गया। और आज मैं जो बताऊं, ये देख रहे हैं आप इतने बड़े स्टेडियम में, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स होता है, इस तरीके से इतने बड़े 15-20 हजार लोगों की गैदरिंग में वहां पर हमें सम्मानित किया गया था। और यहाँ फोटो देख रहे हैं, जो फोटो नीचे मेरे बेटे की है, मेरे साथ में जो सिल्वर डायरेक्टर है। और मिस्ट्राल क्वीन यहाँ पर मैं बन चुकी हूँ, क्योंकि 2 बार मिस्ट्राल क्वीन बन चुकी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा जो इंटरेस्ट था वो जो डेवलप हुआ था यहाँ पे वो कॉस्मेटिक से ही हुआ था। तो हमारे इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं स्किन फॉर्मूला 9, ड्यू गार्डन और एमओएम के, जिनको यूज करके और शेयर करके यहाँ पे मिस्ट्राल क्वीन बनी। हाईएस्ट चेक की अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन से पहले फर्स्ट चेक जो हमारा आया था वो 751 रुपए का आया था, और लॉकडाउन से हमारा जो इनकम हाईएस्ट गई थी वो 1.5 लाख गई थी। लेकिन लॉकडाउन में आप सबको पता है, जिसमें 15 करोड़ जॉब चली गई हैं, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लगा के जो बिजनेस है वो ठप हो गए थे, लेकिन वहीं पर वेस्टीज में लोगों की इनकम बढ़ती जा रही थी। तो वेस्टीज में यहाँ पर लॉकडाउन में हमारा जो हाईएस्ट पे आउट गया वो 2 लाख प्लस का गया। और अचीवमेंट की बात करूं, यहाँ पोस्टर देख रहे हैं, यहाँ पर लॉकडाउन में ही वेस्टीज का जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें जहां पर अम्बेसडर एंड डीयूसीडी, जो वहां पर उनके साथ मुझे खड़ा होने का मौका मिला, एक क्राउन को वहां पे खड़े होने का मौका मिला। ये है वेस्टीज की ताकत। अगर आप लगे रहेंगे और सीख के करते रहेंगे तो कौन कौन सी अचीवमेंट आपको मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकते थे। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम आएगा, क्योंकि वहां पर तो डीयूसीडी से नीचे की कोई था ही नहीं। लेकिन अगर जो हम लोग कहते हैं ना विजुलाइज करते हैं, जो अफर्मेशन करते हैं, ये उसका नतीजा एक दिन मेरे पास अपने आप कॉल आया हेड ऑफिस से कि मैम आपका शूट होना है।
तो मुझे वहाँ बुलाया गया शूट और वुमेन अपार्टमेंट में, मुझे अपनी स्टोरी को शेयर करने का मौका मिला। तो ये है वेस्टीज की ताकत, हमारी ताकत ये वेस्टीज की है। इन सब के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी भगवान का। और एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, अभी हाल ही में मई में ही जो हमारा प्रोग्राम हुआ था 2 दिन का, स्वतंत्र नारी सशक्त नारी, वेस्टीज में पहली बार स्वतंत्र नारी सशक्त नारी वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम हुआ, जिसमें 11 लेडीज को, पूरे नॉर्थ की 11 लेडीज को चुना गया, जिसमें दिल्ली से सिर्फ 2 लेडीज थी, जिसमें एक मेरा नाम आया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी अचीवमेंट की बात करूं, पहली बार वेस्टीज में पावर कपल मेगा टॉक शो हुआ था, तो उसमें मेरा मेरे हस्बैंड का नाम आया। दिल्ली से सिर्फ एक ही कपल थे इसमें, जिसमें हमारा नाम आया। तो अगर आप वेस्टीज में सीख के करेंगे तो कौन कौन सी अचीवमेंट जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो अचीवमेंट आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो थैंक्स, सबसे पहले तो भगवान का थैंक यू जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेकर आए, सबसे बड़ा थैंक यू। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन-लॉज का, इन लोगों की सपोर्ट ना होती तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते। मैं थैंक्स करना चाहूंगी, स्पेशल थैंक्स चंचल मैम का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जिन्होंने मतलब बोलना सिखाया, लेडीज क्लब स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे लीडर्स निकले, जिसमें से एक मैं भी हूँ, और इनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सिद्धार्थ सर का वेस्टीज के टॉप रनर है, और इनकी ट्रेनिंग्स और सक्सेस बाय चॉइस की ट्रेनिंग से आज हम यहाँ पर हैं। वेस्टीज मैनेजमेंट, जिन्होंने इतना अच्छा वेस्टीज का प्लेटफॉर्म बनाया। डॉक्टर रहेजा जी, जो हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटोर हैं, इनका बहुत सपोर्ट रहा। ये मेरी फैमिली है। पवन जी को सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। ये हमारे 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। बेटा इस समय 23 साल का है, एक बेटी 21 साल की और एक बेटी 18 साल की है। ये हमारी फैमिली है, क्योंकि बच्चों की सपोर्ट के बिना भी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। भले ही आपको वेस्टीज में साथ ना दे, लेकिन आपको वो वेस्टीज करने दे और आपको कहीं मीटिंग में आने जाने से बच्चे ना टोके, तो ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये है मिस्टर सतपाल अदाना जी, जो हमें इस बिजनेस में लेकर आए। अगर ये हमें वेस्टीज के बारे में दोबारा से ना बताते तो शायद हम आज यहाँ पर ना होते। ये लोकेश सेठी जी हैं, जिनका फॉलो बहुत अच्छा रहा, 2008 से ये जुड़े हुए हैं। इनका फॉलो बहुत अच्छा रहा और इनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। थैंक्स टू ऑल वेल विशर्स एंड आवर लवली टीम। ये सब सपोर्ट जो हुआ, सब लेवल अचीव हुआ, सब इनकम आई हमारी पूरी बहुत प्यारी सी लवली टीम के लिए। और थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी स्नेहा जी, मैं ट्रेनिंग लेके आई हूँ, 10-1 मिनट की ट्रेनिंग है, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। तो एक ट्रेनिंग लेके आते हैं, कहते हैं ना कि वेस्टीज में कोई भी, जब हम वेस्टीज भी ना करें, अगर हम कोई भी काम करते हैं और उस फील्ड से अगर हम सीखते हैं, बिना सीखे कोई भी काम अगर हम करेंगे, कहते हैं ना गाड़ी मिल तो गई लेकिन हमें आती नहीं है, और बिना सीखे अगर हम गाड़ी चलाने लग गए तो वो ठुकेगी, है ना। तो इसी तरीके से रोटी भी, अब लेडीज बैठी है तो मैं बात करूंगी, रोटी भी कभी बनानी सीखी थी, आज आंख बंद करके भी हम रोटी बना सकते हैं। इसी तरीके से वेस्टीज में भी हमें सीखना होगा। तो सीखते रहेंगे, लर्निंग, तो अर्निंग तो अपने आप आ जाएगी। तो एक छोटी सी यहाँ पर ट्रेनिंग लेके आई हूँ। आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगी कि सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या फर्क होता है। अगर हम वेस्टीज की बात करें, सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर और अनसक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क होता है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, यानी सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति। कहते हैं कि सफल व्यक्ति कौन होता है? सफल व्यक्ति होता है जो ग्रेटिट्यूड की भावना रखता है, यानी जो हर चीज में थैंक यू करता है। अगर मैं वेस्टीज की बात करूं, आज स्नेहा जी ने यहाँ बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत इनका थैंक यू है कि उन्होंने अपनी टीम से मिलवाने का मौका दिया। या अगर हम बात करें, किसी को हम प्लान दिखाते हैं और कोई नहीं भी ज्वाइन करता, तो उसका भी थैंक यू है, क्योंकि उसने हमें 1 घंटा दिया सुनने के लिए। किसी को हमने प्रोडक्ट्स बताया और उसने अगर हमसे एक साबुन भी नहीं दिया, एक साबुन भी लिया और कहते हैं एक साबुन से होता क्या है, उसने तो कुछ लिया ही नहीं, तो उसका भी थैंक यू है, क्योंकि आपके इस लेवल तक पहुंचने में एक एक साबुन की भी वैल्यू है। यानी हमें हर चीज का थैंक यू करना चाहिए। सक्सेसफुल पीपल होता क्या है, वो लोग हर चीज में थैंक यू करते हैं, लेकिन असफल व्यक्ति यानी अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो हर चीज में पात्रता की भावना रखते हैं, यानी कुछ भी नहीं करते, उसको थैंक यू भी नहीं करते, यानी उसके बारे में भला बुरा भी कहते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, इस तरीके से। इसलिए हमें हर चीज का थैंक यू करना चाहिए। तो और सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं लोगों की। कहते हैं ना, प्रशंसा हर किसी को पसंद होती है, और प्रशंसा भी कौन सी करनी है, जो रियल हो, रियल प्रशंसा करनी है। अगर आप किसी से मिले, आपको उसका बोलने का स्टाइल अच्छा लगा है, तो आप उसके बोलने के स्टाइल की प्रशंसा कर सकते हैं। अगर उसका ड्रेसअप सेंस अच्छा है, तो आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। वो हार्ड वर्क करता है, तो आप उसके हार्ड वर्क की प्रशंसा करें, यानी रियल करें। आप किसी को जाके बोल दें
कि आज तो आप शाहरुख खान लग रहे हो, पता चले उसका पहनावा भी ठीक नहीं है और उसके मतलब वो इस तरीके का और आपने उसको बोल दिया, तो यानी वो समझ जाएगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है ना? यानी वो सिर्फ ऊपर-ऊपर से प्रशंसा कर रहा है। आप किसी से भी प्रशंसा करें तो दिल से प्रशंसा करें और रियल प्रशंसा करें, जो लगना चाहिए वास्तव में कि रियल है। और अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, जो आलोचना करते रहते हैं। वो आलोचना करते हैं, वो प्रशंसा नहीं करते, यानी वो क्रिटिसाइज करते हैं हर किसी को। हमेशा कमियां ही ढूंढते हैं। प्रशंसा की तो बात की बात है, वो जो अच्छाई होगी वो नहीं ढूंढेंगे, वो कमियां ही उसके अंदर ढूंढेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सफल व्यक्ति क्या करता है, ये अपनी जीत के लिए अन्य लोगों को श्रेय देते हैं। जैसे कोई भी अचीवमेंट मिलेगी, है ना, कोई भी उनका पे आउट आएगा, जब लोग मुबारकबाद देते हैं तो सब क्या कहते हैं, ये मेरे अपलाइन की बदौलत है, ये मेरे डाउनलाइन की बदौलत है। यानी अपना क्रेडिट जो है वो हमेशा दूसरों को देते हैं कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आप देंगे तो ये आप देखना, जो काम आप कर रहे हैं वही काम फिर आपकी डाउनलाइन आपके साथ करेगी, है ना? तो और वो क्या करते हैं, कहते हैं डुप्लीकेट का बिजनेस है। इसलिए सक्सेसफुल पीपल जो है वो जीत के लिए लोगों को श्रेय देते हैं, हमेशा क्रेडिट देते हैं अपने अपलाइन डाउनलाइन कंपनी को, मैनेजमेंट को, सबको यहाँ पर जो है वो श्रेय देते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, यानी असफल लोग क्या करते हैं, दूसरों की जीत का सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। अच्छा हुआ सारा काम तो वो मैंने किया है, मैंने ये लेवल हुआ या कोई मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, ये मैंने करी है ना? और अगर कुछ गलत हो गया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया या कुछ नहीं किया, फिर कहेंगे जी तुमने फॉलो ठीक नहीं लिया होगा, या तुमने डेमो ठीक नहीं की होगी, या ये नहीं किया होगा। यानी सिर्फ जो जीत का श्रेय वो खुद पे लेंगे कि हाँ ये काम मैंने किया है। और यहाँ क्या देख रहे हैं, अपनी नाकामा के लिए, यानी अपनी नाकामयाबी के लिए जिम्मेवार स्वीकारते हैं खुद को। यानी अगर मान लिए किसी ने कोई टारगेट लिया कि इस महीने मुझे इस लेवल पे पहुंचना है और वो पूरा नहीं हुआ, हो सकता है ना कि वो पूरा नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर कमी ढूंढते हैं, हाँ मेरे में ही कहीं कमी रह गई थी, तो जो मेरा ये लेवल नहीं हो पाया, यानी फेलियर के लिए वो अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और असफल व्यक्ति क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। मान लीजिए कोई मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रह पाई या किसी ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो कहेंगे उसकी वजह से हुआ है, अपलाइन ने मीटिंग अच्छी नहीं की थी, अपलाइन टाइम पे नहीं आया था, या कोई लेवल नहीं अचीव हुआ, तो हमारी अपलाइन ने सपोर्ट ही नहीं किया। अगर अपलाइन सपोर्ट करता तो शायद मेरा लेवल अचीव हो जाता। तो यानी अपने आप को दोषी नहीं ठहराते अपनी नाकामयाबी के लिए, वो दूसरों को दोषी ठहराते हैं, यानी दूसरों पे कहते हैं ना कि दूसरों पे भांडा फोड़ देते हैं। तो वो बात है यहाँ पर। तो इसीलिए हमेशा सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना है हमें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरों को माफ कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या है, वो दूसरों को माफ कर देते हैं। मान लो किसी से कोई गलती भी हो गई है, तो हमेशा दूसरों को माफ कर देना चाहिए। कहते हैं दूसरों को माफ कर देना ना सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी जीत है अगर हम दूसरों को माफ कर देते हैं। और असफल लोग क्या करते हैं, वो शत्रुता पालते हैं, यानी दूसरों को वो माफ नहीं करते, सारा कुछ ना अपने अंदर वो लेके बैठे रहते हैं कि कभी भी मौका मिला ना वो फोड़ेंगे उस चीज को, कि उस दिन ये बात हुई थी। हो जाती है कभी कभी, हो सकता है अपलाइन से भी कभी गलती हो जाए, डाउनलाइन से भी हो जाए, और किसी से भी हो सकती है, तो आप उसको हमेशा माफ करिए। शत्रुता पाल कर नहीं बैठना कि बस एक दिन कभी कोई गलती हुई थी या अपलाइन कभी टाइम से हो सकता है ना पहुंचाओ किसी दिन, वो हमेशा लेके बैठे रहेंगे उस चीज को कि मेरी मीटिंग थी तो अपलाइन तो टाइम से पहुंचा नहीं, या अपलाइन मेरे साथ नहीं चला। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर हो जाती है तो हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए, मन में लेके बैठे नहीं रहना चाहिए। दैनिकी रखते हैं, यानी वो अपनी अपॉइंटमेंट डायरी रखते हैं, सब कुछ लिखते हैं उस चीज में, आज किससे बात हुई, है ना, आज कल किससे बात करनी है, या कल मेरी किससे मीटिंग है। तो इस तरीके से सक्सेसफुल लोग जो है वो अपना मतलब अपॉइंटमेंट डायरी रखते हैं, सब कुछ उसमें लिख के रखते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग क्या होते हैं, वो ये काम ही नहीं करते। अगर उनसे बोलो कि ये बना के रखना, तो वो ऊपर ऊपर से बोल देंगे हाँ हाँ बना रखिए, यानी वो ढोंग करते हैं हर चीज का। उनसे बोलो लिस्ट बना के रखनी है तो बनानी शुरू कर दी है, लेकिन असल में होता क्या है, वो बना के नहीं रखते, तभी आज वो अनसक्सेसफुल है, यानी तभी वो असफल है। अगर सफल व्यक्ति के साथ रहेंगे, सफल व्यक्ति की कैटेगरी में आएंगे, तो वो भी सफल हो सकते हैं। हर रोज पढ़ते हैं, यानी रीडिंग, कहते हैं ना एवरीडे रीडिंग करनी है, कहा तो जाता है लेकिन लोग करते नहीं है। और सफल व्यक्ति क्या करते हैं, सफल व्यक्ति हर रोज रीडिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रीडिंग करने से होगा क्या, है ना, कहते हैं ना मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, तो लोग पढ़ते नहीं, इतनी सारी मोटिवेशनल बुक है, इतनी सारी नेटवर्किंग पे बुक्स हैं,
पॉजिटिव थिंकिंग की इतनी सारी बुक्स हैं, चाहे 10 मिनट पढ़ो। ये सफल व्यक्ति क्या होता है, अगर उसके पास टाइम नहीं भी है, रात को लेट भी आए कहीं से, चाहे 10 मिनट में 10 मिनट पढ़ेंगे, चाहे वो 4 लाइनें पढ़ के सो जाएं, लेकिन वो पढ़ेंगे जरूर, कि उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है कि डेली पढ़नी है कोई ना कोई बुक। सक्सेसफुल लोग क्या होता है, वो टीवी देखते हैं, है ना, न्यूज देखते हैं, आज यहाँ पर इतने लोग मर गए, आज यहाँ पर कोरोना से ये हो गया, आज यहाँ पर बाढ़ आ गई, तो यानी टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं टीवी देख के, और यानी नेगेटिव चीजें ज्यादा देखते हैं। कि कहा जाता है पॉजिटिव चीजें आप देखो, पॉजिटिव चीजें पढ़ो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो। और सफल लोग क्या करते हैं, विचारों के बारे में बात करते हैं, यानी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव थिंकिंग सोच के बारे में बात करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी चीजें सुनते हैं, अच्छे आइडियाज आते हैं उनको, कि अब मुझे नेक्स्ट मंथ जो हमारा है, तो उसमें मुझे क्या करना है, लोगों को किस लेवल तक पहुंचा के जाना है, कितने मुझे फास्ट एड करने हैं। तो इस तरीके से आइडियाज आइडियाज आते हैं कि किस तरीके से मेरा बिजनेस बढ़े, किस तरीके से लोगों का बिजनेस बढ़े। अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो दूसरों के बारे में बात करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो यहाँ चला गया, है ना, उसने तो प्रोडक्ट नहीं लिया, उसने तो ये कर दिया। मतलब जो सारी बात, वो नेगेटिव बात है ना, वो अनसक्सेसफुल लोग करेंगे, यानी असफल लोग करेंगे। तो हमें अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी चीज पढ़नी चाहिए। और सफल लोग क्या करते हैं, अन्य लोगों की सफलता चाहते हैं, यानी अपनी टीम में अपने लोगों की सफलता चाहते हैं, और क्रॉस लाइनिंग की भी सफलता चाहते हैं, दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। और असफल लोग क्या करते हैं, वो आशा रखते हैं कि अन्य असफल हो, यानी दूसरे लोग असफल हो क्रॉस लाइनिंग में। सफल लोग तो खुश होंगे अगर क्रॉस लाइनिंग में भी किसी की गाड़ी आती है, किसी का चेक ज्यादा बढ़ के आता है ना, किसी का लेवल अचीव होता है। और असफल व्यक्ति क्या होते हैं, वो जो करते हैं, वो मतलब वो कोशिश करते हैं कि वो सफल ना हो, मैं तो हो नहीं पाया तो ये भी ना हो। या छोटी सी एक सक्सेसफुल लोग के जो कैटेगरी है, यानी अन्य लोगों की सफलता चाहते हैं, इसमें छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक लड़का होता है, वो बहुत गरीब होता है, मतलब उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो वो भगवान से रोज प्रार्थना करता है, रोज प्रार्थना करता है। तो उसे फिर पता चलता है, कोई बताता है, कहते हैं ना, भगवान सपने में आते हैं, वो बताते हैं कि 7 समुंदर पार एक बाबा रहते हैं, पहाड़ियों के पीछे बाबा रहते हैं, तो वो जो भी कहते हैं ना, वो पूरा हो जाता है। मतलब वो सबकी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो बाबा की खोज में जाने लगता है। तो जब वो चलता है, रास्ते में चलता जाता है, तो एक बूढ़ी अम्मा मिलती है, उन्हें पेड़ के नीचे बैठी होती है, बूढ़ी अम्मा मिलती है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है उसको, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बताता है, ऐसे-ऐसे मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे पता है एक बाबा हैं, वो सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उनके अंदर भगवान की शक्तियाँ हैं। चलो ठीक है, तो वो कहती है कि बेटा जब जा ही रही हो ना, तो मेरे लिए भी पूछ के आना कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, वो गूंगी बहरी है, वो कब से बोला, कब बोलेगी वो? कहता है ठीक है अम्मा, मैं पूछाऊंगा। वो और आगे चलता है, फिर बाबा की खोज में निकलता है। फिर जब वो और आगे चलता है, तो रास्ते में एक नदी आती है। तो जब वो नदी आती है, तो नदी में कछुआ होता है। कछुआ आप सबको पता है, स्पिरुलिना खाता है, 300-400 साल जीता है। तो वो कछुआ कहता है कि कहाँ जा रहे हो, उससे पूछता है। तो कहता है ऐसे-ऐसे मैं वहां जा रहा हूँ। तो कहता है मेरे बारे में पूछ के आना कि मैं जो है वो ड्रैगन कब बनूंगा, मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उसने बोला ठीक है, मैं पूछ आऊंगा। तो वो और आगे चलता है, और आगे चलता है, तो एक जो है वो एक और जादूगर मिलता है उसको आगे। तो जादूगर पूछता है कहाँ जा रहे हो, उसको भी यही बात कहता है, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, बाबा से मिलने जा रहा हूँ। कह रहा अच्छा तुम जा ही रही हो, तो मेरे बारे में भी पूछ के आना, मुझे मुक्ति कब मिलेगी। उसने बोला ठीक है, तो वो अपनी जादुई छड़ी से उसको पहाड़ी के 7 समुंदर पार पहुंचा देता है, क्योंकि उसके अंदर तो शक्तियां है, जादूगर है। तो वो वहां पहुंच जाता है, फिर वो बाबा से मिलता है। तो बाबा ने पहले ही बोल दिया था, बेटा मैं तुम्हारे ना सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर दूंगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। तो अब वो सोचने लग गया कि मेरे पास तो 4 क्वेश्चन है। फिर वो सोचता है कि अम्मा मिली थी मुझे, तो अम्मा बेचारी बहुत परेशान है और बहुत बूढ़ी भी है, तो उसकी बेटी गूंगी बहरी है, तो उसकी बेटी के बारे में मैं जरूर पूछूंगा। फिर वो सोचता है कि कछुआ कछुआ बेचारा 300-400 साल से जी रहा है, अब वो भी ड्रैगन कब बनेगा, उसका क्वेश्चन भी बहुत मतलब वो है, तो मुझे उसके बारे में भी पूछना है। तीसरा, फिर जब जादूगर के बारे में फिर उसको याद आता है, तो वो कहता है नहीं, जादूगर के लिए भी मुझे पूछना है, वो भी बेचारे को मुक्ति उसको चाहिए, तो कब मिलेगी। तो छोड़, मैं अपना क्वेश्चन रहने देता हूँ, अपनी प्रॉब्लम, मैं दूसरे लोगों की प्रॉब्लम पूछ लेता हूँ। तो उसने बोला, फिर उसने करता है, तो बाबा से पूछता है। फिर वो बाबा से जब वो पूछता है, तो कहते हैं कि बाबा ने जवाब देना शुरू किया और सबकी प्रॉब्लम के बारे में बताया। अब वो पूरे रास्ते सोचता रहा, गया तो मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए था,
लेकिन कोई बात नहीं, चलो उन तीनों की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी थी तो उनकी पूछ के वो वापस आ रहा होता है, थोड़ा सा मन अशांत होता है कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। जब वो वापस आ रहा होता है तो सबसे पहले उसे कौन मिलता है? जी हाँ, सही कहा आपने, सबसे पहले उसे जादूगर मिलता है। तो जादूगर पूछता है कि भाई तुम वहां से आ गए तो तुमने मेरे बारे में क्या पूछा? तो उन्होंने बोलता है कि मैंने ये पूछा कि जब ये आप अपनी जादुई छड़ी अपने से अलग कर दोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब वो सोचता है, तो जादूगर सोचता है, फिर वो क्या करता है, वो जादुई छड़ी वो उस लड़के को दे देता है। अब उस लड़के को दे देता है, वो लड़का लेके आगे चलना शुरू हो जाता है। फिर वो और आगे चलता है, फिर उसे कौन मिलता है? कछुआ मिलता है। तो कछुए ने पूछा, आपने मेरे बारे में पूछा? उसने बोला हाँ पूछा। बोला क्या बोला? उसने बोला कि उन्होंने बोला आप जब अपना कवच उतार दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। तो उसने अपना कवच उतारा और कवच में आपको पता है बहुत सारे हीरे जवाहरात थे उसके, तो उसने उस लड़के को दे दिए। वो और आगे चलता है, तो आगे जब चलता है तो एक वही बूढ़ी अम्मा मिलती है। तो बूढ़ी अम्मा ने पूछा बेटा तूने मेरी प्रॉब्लम का पूछा था, मेरी बेटी कब बोलेगी और कब सुनना शुरू होगी? तो उसने बोला मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि जब आप किसी अच्छे लड़के से इसकी शादी कर दोगे ना तब ये बोलना और सुनना शुरू कर देगी। तो उसने बोला कि आप किसी को अच्छा लड़का देख के इसकी शादी कर दो। तो उसने बोला कि बेटा मुझे तेरे से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? तो वो अपनी बेटी से उसकी शादी कर देती है। तो आप देखो वो गया अपनी प्रॉब्लम पूछने था, लेकिन अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे मिला नहीं था। लेकिन वापसी आते-आते उसे क्या मिला? छड़ी मिल गई जिसमें उसमें सारी शक्तियाँ आ गई। उसे कछुए ने अपना पूरा कवच उतार के दे दिया, यानी हीरे जवाहरात आ गए, जिससे आज के बाद उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बेटी की शादी कर दी, यानी उसकी अच्छी लड़की से शादी भी हो गई। यानी अगर हम इसी पे था, इसलिए मैंने स्टोरी सुनाई कि अन्य लोगों की सफलता चाहते हैं सक्सेसफुल लोग। जब अन्य लोगों की, अपनी टीम के लोगों की सफलता चाहेंगे ना कि मेरी टीम में इसको मैं डायरेक्टर बनाऊं, इसको मैं स्टार बनाऊं, इसको फास्ट एड बनाऊं, तो अपनी तो सफलता अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए दूसरों की सफलता पे लग जाएं तो अपनी सफलता अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्सेसफुल लोग क्या है, लगातार सीखते रहते हैं। मतलब आज आप देखेंगे, अगर आपने कभी देखा हो चंचल मैम को, चंचल मैम आज की डेट में भी 1 करोड़ रुपए महीना कमाती हैं। उनको सीखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, करोड़ रुपए आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हमेशा डायरी पेन लेके बैठती हैं। क्योंकि मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ, इसलिए मुझे पता है वो हमेशा डाउनलाइन से भी सीखते हैं कि किसी की भी कोई भी बात अच्छी लग सकती है, इसलिए वो हमेशा लिखती हैं सबकी बातों को। और अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो मानते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, थोड़ा सा लेवल अचीव हो जाता है, फिर आप देखना वो अपलाइन की मीटिंग ट्रेनिंग में भी नहीं आते, है ना? वो मतलब सोचते क्या है कि मुझे तो सब कुछ आता है ना, मुझे हो गया 2-3 महीने हो गए, सीख तो लिया ही है, सीएनटी तो सेम ही होती है ना? ट्रेनिंग तो यही तो सिखाते हैं, 7 स्टेप करने हैं, ये करना है, वो करना है, यही तो सब होता है। तो उनको ये लगता है मुझे सब आते हैं। तो सीखने का कहते हैं ना, पहले हमें अपने लिए सीखना है और जब हमारी टीम बन जाती है, फिर हमें दूसरों के लिए सीखना है कि हमें इन्हें किस तरीके से सिखाना है। तो इसलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। और सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो गोल बनाते हैं, अपना लक्ष्य रखते हैं और अपना बनाते हैं कि मुझे किस तरीके से उसको पूरा करना है। कि आप ये देखेंगे सक्सेसफुल लोग करते क्या है, क्लोजिंग वाला डे होता है 1 तारीख, 1 तारीख की रात को भी वो 11 बजे तक लगे रहते हैं अपने गोल को पूरा करने में। वो बात अलग है, उसके बाद भी हो सकता है कभी ना पूरा हो, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की। 1 तारीख की रात को 11-12 बजे तक भी लगे रहेंगे, जब तक ऐप खुला रहेगा वो ऑर्डर्स डालेंगे, अपना गोल को पूरा करना या अपने टीम के गोल को पूरा करना, वो लगे रहते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो पहली बात तो अपना गोल बनाते ही नहीं, लक्ष्य बनाते ही नहीं। अगर बना भी लेंगे, वो 20 तारीख या 22 तारीख को ना देखेंगे ना कि अभी आधा भी नहीं हुआ उसका, तो 20-22 तारीख में सरेंडर कर देंगे। तो 1 तारीख तो बहुत दूर है। जबकि ये नहीं पता, अगर हम इसको लगे रहे तो जितना काम 20 तारीख तक नहीं होता ना, उतना काम 20 के बाद हो जाता है, यानी लास्ट के 1 हफ्ते में कितना काम हो जाता है। तो इसीलिए लक्ष्य बनाइए और उसको पूरा करने में लग जाइए। और अब मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की। अब ऐसा नहीं है कि अनसक्सेसफुल जो अभी तक हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जो सक्सेसफुल लोगों वाले सारे काम करेंगे, है ना, वो जो अनसक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल लोग वाले जो सारे काम करेंगे वो सक्सेसफुल लोग बन जाएंगे। तो इसीलिए अनसक्सेसफुल लोगों को भी छोड़ना नहीं है, उनको भी हमें फॉलो अप में रखना है, उनको भी सिखाना है। अगर वो लोग सीख के इस श्रेणी में आ जाते हैं तो आप देखना उनकी भी इनकम बढ़नी शुरू आएगी, उनके भी लेवल पूरे होने शुरू हो जाएंगे और उनके भी टारगेट सब कुछ इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। कहते हैं ना सक्सेसफुल लोग कोई काम अलग नहीं करते,
बल्कि वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। तो यहाँ आपने दोनों कैटेगरी देखी। तो आज मैं हो सकता है कुछ समझा पाई, आप लोगों को कुछ हो सकता है समझ आया, लेकिन मुझे और ज्यादा समझ में आया क्योंकि सबसे ज्यादा पास काम मेरे अपने हैं। तो आपको समझाने के चक्कर में मुझे भी बहुत कुछ इसमें समझ में आया। तो थैंक यू सो मच स्नेहा जी, थैंक यू सो मच अशोक जी, एंड थैंक यू सो मच रश्मिता जी कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी टीम से मिलवाने का मौका दिया। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो यहीं छोड़ के जाइएगा। अगर एक बात भी मेरी अच्छी लगी हो तो आप अब उसको अपनी टीम में और अपने आप में उसको ढालिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ताकि आप लोगों की भी लेवल अचीव हो और हमें भी खुशी हो कि इस तरीके से मैं आपके साथ आई थी। और आगे आपको भी जब आपका वाई होगा कि आपको ही लगेगा कि मुझे भी मैम की तरह यहाँ पर बोलना है, तो यही अगर हम क्लियर रखेंगे ना, तो आप देखना कितने अच्छे से आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंसली सुना, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू स्नेहा जी। थैंक यू सो मच मैम। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए नीलम जी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सब लोग अनम्यूट है, म्यूट है, मैं सबको अनम्यूट करती हूँ पहले। स्नेहा जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जोरदार क्लैपिंग हो जाना चाहिए नीलम जी के लिए। Thank you so much, Neela ma'am. Thank you so much, Neela ma'am. ओके, थैंक यू सो मच नीलम जी, आपने इतना अच्छा टॉपिक हमारे लिए डिलीवरी किए हैं। और नारी के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में, नारी कैसे होना चाहिए, नारी का क्या काम होना चाहिए, साथ में आपका लाइफ स्टोरी, और आपने जो अनसक्सेस पीपल और सक्सेस पीपल के बारे में बताए, बहुत अच्छा लगा आज का टॉपिक आपका। साथ में आपका जो स्टोरी था वो तो माइंड ब्लोइंग था। और थैंक यू रश्मिता जी, थैंक यू सो मच। साथ में जैसे मैं सब लोग को बताई थी कि दिल थाम के बैठिए, ऐसे आप लोग भी दिल थाम के बैठे। और मैं ये भी बताई थी, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आई होप कि सबको भी आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन लगा होगा। थैंक यू सो मच ऑल टीम के तरफ से, और हमारा जो टीम सक्सेस के तरफ से मैं थैंक यू करती हूँ नीलम जी, सबके तरफ से थैंक यू सो मच। और साथ साथ स्नेहा मैम और अशोक सर के तरफ से भी आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी स्नेहा मैम, क्या आप अनम्यूट हो पा रही हो क्या? सुनिए, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, ओवर टू यू मैम, आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आज का आपका टाइम मैंने ले लिया। अभी आपका अनम्यूट हो पा रहा था, आप कंटिन्यू करिए मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम रश्मि जी और वेलकम नीलम जी। मैंने तो तब से मेरा पता नहीं, आज मेरा मुंह बंद हो गया था पहले टेक्निकल इशू के वजह से। थैंक यू सो मच। नाम है स्नेहा, बिजनेस में ग्राउंड डायरेक्टर लेवल है। मैं पहले नीलम जी को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि इतना वंडरफुल सेशन था। क्योंकि मेरे मन में जो क्वेश्चन था आपने आज बहुत अच्छे से, मैं जो आपको पूछने वाली थी आपने उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। और पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन, थैंक यू मैम। सारे क्वेश्चन का मुझे आंसर भी मिल गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे, इनको भी मिल गया होगा कि कभी कभार हम गोल को सेट करते हैं और लास्ट मोमेंट पे उसी चीज को हम क्या करते हैं, एस्केप बटन दबा के उसको छोड़ देते हैं। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो देखेंगे अगले महीने। तो ये सबसे जो मेन पॉइंट था मैं आपको पूछने वाली थी, आपने बहुत अच्छे से क्लियर से बता दिए। थैंक यू सो मच। मैं बोलना चाहूंगी नीलम जी का पहले स्वागत करना था। तो जो टॉपिक मैंने पॉइंट रखा था, हमने जब इस बिजनेस को पहले तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ये बिजनेस को कर रहे हैं, अशोक पानी सर और मैंने। लेकिन जब मैं पहले नीलम जी को लाजपत नगर हमारे जो लेडीज क्लब में मीटिंग होता था, तब हम डायमंड डायरेक्टर थे। जब मैंने वहां पे गई पहली बार लगा कि
यार पता नहीं इनके बातों में ना इतना दम होता है कि अगर सुनना है तो नीलम जी से सुनना है, अगर ऐसे करना है तो इनसे करना है। तो मैंने पहले पहले अकेले अकेले जाके उस मीटिंग को अटेंड करती थी, फिर मैंने टीम को लिया। कोविड के वजह से हमने थोड़ा सा बंद हो गया, लेकिन हरदम मैं उनको सुनती थी कि अगर ये लेडीज इतना अच्छे से बोल सकते हम क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग तो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हमारा पर्सनल डेवलपमेंट, हम लोगों से कैसे कांटेक्ट करना है, हमें लोग कैसे जाने, हम लोगों को कैसे जाने, ये सब चीज ना हमारे अंदर चाहे सिखा नहीं गया था या हमारे अंदर नहीं था। जब हमने वहां पे लाजपत नगर गए तो देखे कि नीलम जी का इतना सपोर्टिव था, इतने सपोर्टिव थे कि उनको कोई क्रॉस लाइन क्या डाउन लाइन क्या ऑफलाइन को उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो सबके साथ मतलब हंसी मजाक करते थे और बात भी इतने अच्छे से करते लगता था। हाँ, अगर हम जब भी जाते थे उनको देख के हम रिचार्ज होते थे और हम देखकर हमारे बिजनेस में एक्साइटमेंट लगते थे कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। थैंक यू नीलम जी, आपको देख देख के हमने ये प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लेडीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे भी ग्रो करना चाहते हैं और करेंगे भी सब मिलकर, एक साथ मिलकर ये 17 साल जो हमारा है इसको बिल्कुल पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी का आग भी आज अंधा मतलब बंद करके सुना